राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उस खबर को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी चर्चाएं हम और आप मिलकर लगभग पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं और 4-5 सालों से लगातार आज की ये खबर आने का वेट कर रहे थे। जी हाँ, खबर बहुत ही बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा दूरगामी होने जा रही है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को कहीं से भी स्किप किए बिना पूरी जरूर देखिएगा, साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत और ताइवान के एक नए तरह के रिलेशनशिप को लेकर। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा वन चाइना पॉलिसी को ऑफिशियली मान्यता दी गई है, लेकिन भारत लगभग 2012 से ही उसे कभी ऑफिशियली खुलकर नहीं कहता। खासकर अगर बात की जाए गलवान वैली के इंसिडेंट्स के बाद, तब से लेकर अब तक तो भारत के द्वारा कभी भी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर हम लोग टिके हैं, इसे लगातार मान्यता देते रहेंगे, इस बारे में भारत ने कोई जिक्र नहीं किया। इवन कई बार चाइनीज ऑफिशियल्स के द्वारा कई तरह के इवेंट्स में इस तरह की बात करने के लिए कहा गया, लेकिन भारत ने इसे इग्नोर किया और भारत ने वन चाइना पॉलिसी को एक तरह से ठंडे बस्ते में डालने की तैयारियां कर ली। कारण यही है कि देखिए, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, आप श्रीलंका या नेपाल में क्या कर रहे हैं, भूटान में क्या कर रहे हैं। जब आप हमें घेरने की इस तरह से कोशिशें करेंगे तो निश्चित तौर पर हम भी चुप तो नहीं बैठेंगे। ब्रह्मोस के माध्यम से हम लोग आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर आपकी दुखती हुई नस अब ताइवान को लेकर भी हम आपको घेरना शुरू करेंगे। ताइवानीज की बात की जाए तो देखिए, उनको लेकर आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस पॉलिसी को वो लोग भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। आप सभी को याद होगा जब गलवान वैली की हिंसा हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन उस दौरान भारत के वीर जवानों ने चाइना के लगभग 2 गुने से ज्यादा आर्मी ऑफिशियल्स को मार दिया था। इस बात को लेकर ताइवानीज बड़ा खुश थे। उनकी सोशल मीडिया वगैरह में हर तरफ यही खबरें थी और उन्होंने इस तरह का जेस्चर भी दिखाया जिसमें भगवान श्री राम अपने धनुष से ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो कहने का मतलब गलवान वैली का जो इंसिडेंस था वो टर्निंग पॉइंट था, जहां से भारत और ताइवान के बीच में नजदीकियां बढ़नी अब शुरू हो जाएगी, इस बात को समझा जा सकता था। इसके बाद हुआ ये कि सेमीकंडक्टर वगैरह के नाम पर भारत और ताइवान के बीच में ट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। इसके साथ साथ ताइवान का इन्वेस्टमेंट भी भारत के अंदर लगातार बढ़ता रहा और कई सारे मामलों को लेकर भारत और ताइवान के बीच में कॉपरेशन भी चल पड़ा। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी कई तरह की एडिशनल फ्लाइट्स वगैरह को अरेंज किया गया। साथ ही भारत के स्किल्ड वर्कर्स अब ताइवान जाकर काम करना भी शुरू कर चुके हैं। तो कहने का मतलब एक पूरा इकोसिस्टम भारत और ताइवान ने ईच अदर तैयार कर दिया। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मौका आता है और वो मौका कुछ ऐसा था कि भारत के 3 सेना प्रमुख, जिसमें एक नेवी के थे, एक एयरफोर्स के थे और एक इंडियन आर्मी के थे, ये रिटायर तो हो चुके थे कुछ समय पहले, लेकिन ये तीनों के तीनों ताइवान के विजिट पर जाते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इवेंट थी। इसने चाइना के भी कान खड़े कर दिए। यानी ये हमारे 3 आर्मी के वो बड़े ऑफिशियल्स हैं जो कि चाइना की नस नस को जानते हैं। अगर ये अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मदद ताइवान को देना चाहे, ताइवान की मिलिट्री को देना चाहे, तो चाइना को इससे नुकसान तो होगा ही होगा। इसके बाद अभी कुछ ही महीनों पहले खबर और निकल कर आई थी जिसमें यह बताया गया था कि ताइवान की नई सबमरीन की परियोजना में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भारत ने इसको तैयार करने में ताइवान की बड़ी मदद की है। तो यहाँ तक आपने जाना ये कि भारत और ताइवान के बीच के संबंधों को मजबूत किए जाने की दिशा में हम लोग बड़े बड़े स्टेप्स अब लेना शुरू कर चुके हैं। देखिए, जहाँ पर 2 देशों के बीच में डिफेंस की बात आ जाती है, उसके बाद आप सारी चीजें भूल जाइए। ये एक ऐसा सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर, जिसमें अगर कॉपरेशन एक बारी बैठ गया तो आप समझ लीजिए कि दोनों देशों के जो संबंध है वो एक अलग लेवल पर चले जाते हैं। इसी को लेकर अब कुछ नई चीजें निकलकर सामने आ रही है और यही बताया जा रहा है कि ताइवान की यही सबमरीन्स, जिन्हें हाईकून क्लास के सबमरीन्स कहा जाता है, इस प्रोग्राम में अंडर वाटर टेक्नोलॉजी पर भारत के द्वारा टेक्निकल मदद ताइवान को एक्चुअली की गई है। जी हाँ, ऐसी कई रिपोर्ट्स और डिफेंस सर्कल में इस बात की बहुत ही ज्यादा चर्चा है कि भारत की सोनार टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े हुए अलग अलग नेवल पार्ट्स ताइवान के स्वदेशी सबमरीन प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। कहने का मतलब ताइवान के द्वारा एक सबमरीन तैयार की जाती है जिसमें उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी उसका सोनार, जिसे कि आप समुद्र का रडार सिस्टम कह दीजिए, इसी सोनार के आधार पर ये लक्ष्यों को पहचानती है। इस सोनार की टेक्नोलॉजी और बाकी के भी कई और तरह के सब सिस्टम्स वगैरह भारत से गए हैं। हालांकि ऑफिशियली इसको लेकर कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं हर बार की तरह आपको यही कहूंगा कि यार आप लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। हर चीज को आप
बारीकी से समझ जाते हैं। थोड़ी हिंट की आवश्यकता होती है आपको बस। देखिए, बताया यह जा रहा है कि भारत और ताइवान कुछ खास हाई एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और जिसमें खासकर आप मैरीटाइम सिक्योरिटी को ले लीजिए, इस सेक्टर में संभावित पार्टनर्स के तौर पर एक दूसरे को देखना शुरू कर चुके हैं। भले ही दोनों देशों के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता ताइवान को एज ए नेशन, लेकिन फिर भी चाइना का जो दबाव है ये भारत और ताइवान को बाध्य कर रहा है आपस में नजदीक आने के लिए। इसी के लिए बताया यह जा रहा है कि इनके सबमरीन प्रोग्राम के लिए कई तरह के अलग अलग पार्ट्स वगैरह, इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और खासकर कुछ टेक्नोलॉजीज भारत के द्वारा इन्हें दी गई है। कुछ डिफेंस एनालिस्ट का ये भी मानना है कि अगर भारत से कुछ टेक्नोलॉजी ताइवान पहुंची भी है तो इन्हें प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से पहुंचाया गया है, जिसमें कमर्शियल पार्ट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, डुअल यूज टेक्नोलॉजीज, इन सारी चीजों को आप काउंट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर वगैरह नहीं हुआ है। और इसके पीछे का एक और आधार ये बताया जा रहा है कि कई मरीन टेक्नोलॉजीज, जिसमें कुछ अकूस्टिक सेंसर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर, अंडर वाटर रिसर्च इक्विपमेंट, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डुअल यूज वाली है, यानी इन्हें आप मिलिट्री पर्पस से भी यूज कर सकते हैं और सिविलियन पर्पस से भी यूज कर सकते हैं। अब चूंकि भारत और ताइवान के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर आदान प्रदान तो होता ही है, तो उसी रास्ते से क्यों ना ये टेक्नोलॉजीज भी दे दी जाए जिसका डुअल यूज किया जा सकता है, फिर वो सिविलियन कामों में करे या फिर मिलिट्री एप्लीकेशंस में करे। तो इसी कुछ माध्यम से भारत के द्वारा टेक्निकल मदद ताइवान को पहुंचाई गई है, इस तरह की बात कही जा रही है। अब अगर ये बातें 100% सच है तो मैं तो यही कहूंगा कि ये भविष्य में भी और आगे बढ़ना चाहिए। भारत और ताइवान के बीच में जितना ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ेगा, ये उतना ज्यादा चाइना को दबाव में डालने में काम आएगा। साथ ही इस तरह की कुछ मदद करके हम भी ताइवान से काफी कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डिफेंस में चाहे हमें ताइवान की आवश्यकता ना हो, लेकिन बाकी कई मामलों में ताइवान बहुत ही ज्यादा आगे है। स्पेशली सेमीकंडक्टर वगैरह की बात कर ली जाए तो अगर ताइवान को हम लोग बदले में ये देते हैं और बदले में वो हमें अपनी एक्सपर्टीज देते हैं, तो ये भारत के लिए विन विन वाली सिचुएशन होगी। और अगर ताइवान के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो देखिए, ना तो यूरोप और ना ही अमेरिका इस समय उसके साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप चाइना के विजिट पर गए थे, ताइवान को लेकर उन्होंने बात तक नहीं की। ताइवान इस समय बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा है अमेरिका के ऊपर कि अगर चाइना किसी प्रकार का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए आएगा। इसके साथ साथ इमैनुअल मैक्रोन कुछ सालों पहले ही चाइना के विजिट पर गए थे, वहां पर उन्होंने भी स्पष्ट किया कि देखिए, यूरोप को अब अमेरिका का पिछलगू बनने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तो वैसे कई सारी बातें कही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ताइवान को लेकर ही कही कि ताइवान को लेकर यूरोप अपना एक अलग व्यू रखता है। ये चाइना और ताइवान का आपसी मामला है। अगर मान लीजिए कि ये मामला बढ़ता है, अमेरिका बीच में आता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि यूरोप भी अमेरिका के पीछे पीछे यहाँ पर आए और चाइना से किसी प्रकार के कोई संबंधों को खराब करे। तो कहने का मतलब यूरोप हो या फिर अमेरिका हो, दोनों की तरफ से कोई पक्का भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है ताइवान को। इसलिए ताइवान को भी एक मजबूत सहयोगी की आवश्यकता है। अगर भारत के साथ उसका सहयोग बढ़ता है तो बिल्कुल उसे वैसा ही एडवांटेज हो सकता है जैसा कि आज इजराइल को हो रहा है, और वैसे भी ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा हित में रहेगी। बिल्कुल इजराइल की ही भांति अब ताइवान को भी अमेरिका का एक रिप्लेसमेंट चाहिए, और भारत से ज्यादा अच्छा रिप्लेसमेंट उसके पास अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। और वो भी तब जब आपको चाइना के अगेंस्ट अमेरिका का रिप्लेसमेंट चाहिए। खुद अमेरिका को भी चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की आवश्यकता पड़ती है। तो समय आ चुका है, चाइना के जितने भी पड़ोसी हैं उन सभी को साथ आना होगा, जिसमें ताइवान भी एक नाम होगा। भारत लीड कर सकता है और इस तरह से चाइना की कमर भी आसानी से तोड़ी जा सकती है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।